नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज दो सवाल हैं। पहला, कौन ज्यादा टिकाऊ, महाराष्ट्र या बिहार सरकार? दूसरा, कौन ज्यादा भरोसेमंद, नरेंद्र मोदी जी या तेजस्वी जी? इन दोनों सवाल में जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो वो तीन हिस्से में हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे और दोनों लोगों के वादे की बात करेंगे, तो तीन हिस्से में करेंगे। लेकिन मुख्य बात शुरू करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। आपके चैनल की मेंबरशिप लेने से हर महीने आपको एक छोटा पैसा हमें देना आप देते हैं, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल को और आसानी से जरा चलाना की सुविधा रहती है। अब सबसे पहले बात कर लें, कौन ज़्यादा टिकाऊ, महाराष्ट्र या बिहार सरकार? देखिए, दोनों अभी सरकारों में एक तरह से चेंज ऑफ गार्ड्स हुआ। चेंज ऑफ गार्ड्स नहीं, कुछ चेंजेस हुए। दो प्रदेशों में गठबंधन की सरकार बदली, ये भी फैक्ट है। दोनों के विपक्षी या विरोधी ये कह रहे हैं कि ये चलेगी नहीं, ये सरकार चलेगी नहीं, ये तो गिरी जानी है। महाराष्ट्र में अगर आप टेक्निकली देखिए और अगर ये मानिए कि एकनाथ शिंदे जी भी शिवसैनिक हैं, तो वहाँ शिवसेना लेड एक सरकार थी जिसको उद्धव ठाकरे साहब हेड कर रहे थे। अब वही शिवसेना एकनाथ शिंदे जी वाली आ गई, अब ये उसको हेड कर रहे हैं। नीचे के केवल पार्टनर्स जो गठबंधन के हैं वो चेंज हो गए हैं। एनसीपी और कांग्रेस की जगह अब शिवसेना के पार्टनर, अगर ये एकनाथ शिंदे को आप मुख्य शिवसेना मान रहे हैं तो इनके पार्टनर अब बीजेपी हो गए हैं। बिहार में थोड़ा फर्क है। बिहार में नीतीश के नेतृत्व वाला जो जनता दल यू है उसमें कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। नीतीश लेड जनता दल यू ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बीजेपी को बाहर किया और आरजेडी और बाकी 6-7 पार्टियों को मिला के एक 164-165 एमएलए का एक गठबंधन तैयार किया और ये फिर उसके मुख्यमंत्री। ये पहले मुख्यमंत्री थे, जनता दल यू था, वो इंटैक्ट है, उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, ये फिर से है। तो पहली बात तो हम लोग थोड़ा बिहार की कर लें। देखिए, बिहार में एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि वहाँ कोई पार्टी में तोड़-फोड़ नहीं हुई, या उसको दूसरे ढंग से कहें, वहाँ पे जो आरसीपी सिंह के माध्यम से बीजेपी एक तोड़-फोड़ कराना चाहती थी, वो बीजेपी नहीं करा पाई। इस समय जिस समय मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, उस समय ऑलरेडी बिहार में ओथ सेरेमनी हो चुकी है, शपथ ले लिया है सारे मंत्रियों ने, उनके विभाग का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। आज कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली। 2 पहले से थे, नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी, अब 33 मंत्री हो गए हैं। आरजेडी के हिस्से में 16 मंत्री हैं, मतलब 16 मंत्रियों ने आज शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के 11, कांग्रेस के 2, हम पार्टी जो है वो जीतनराम मांझी वाली उसके 1 और एक इंडिपेंडेंट, टोटल 31 लोग। अब वो टोटल मंत्रिमंडल 33 लोगों का हो गया है। टेक्निकली बिहार में 36 लोगों तक का मंत्रिमंडल हो सकता है, तो अभी 3 का और स्कोप है। आगे आने वाले समय में अगर कहीं कुछ ऐसा लगेगा कि कोई दिक्कत है तो शायद उस समय अकोमोडेट किया जाएगा। मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे अभी जो मीडिया हेडलाइन है वो किस तरह से प्ले कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आरजेडी गेट्स द लॉयंस शेयर। और हर जगह के आरजेडी ने ब करके बिल्कुल नीतीश को हाशिए में ढकेल दिया और आरजेडी अब मेन फ्रंट में आ गई। वो भी जरा समझ लेने की बात है। तेजस्वी यादव जी को मिला के कुल 17 मंत्री हैं आरजेडी के। उनके एमएलए कितने हैं? 79 एमएलए में अगर आप 17 मंत्री दे रहे हैं तो इसका मतलब 4.64 एमएलए के पीछे आपने एक आदमी को मंत्री बनाया है। ये उनका रेशियो है। जेडीयू में कितने एमएलए हैं? 45। नीतीश जी को लेके कितने लोग मंत्री बने हैं? 12। आप यहां पे क्या रेशियो आ रहा है? 3.75, 3.75 एमएलए के पीछे एक मंत्री बना है। तो यहां मंत्री ज्यादा बने हैं उस हिसाब से अगर देखिए बनस्पत आरजेडी। कांग्रेस 19 एमएलए हैं, 2 मंत्री बने हैं, मतलब 9.5% आया उनका टोटल। उसमें 9.5 एमएलए के ऊपर एक एमपी। हम पार्टी 4 एमएलए हैं, एक मंत्री बना है, मतलब 25, 4 के ऊपर एक। और जो इंडिपेंडेंट हैं वो एक पे एक बने, वो तो 100% है, उनमें वो मिल गए। एक बड़ी बात और आपको इस सरकार का बता दूं, सीपीआई एमएल, सीपीएम और सीपीआई जिनके करीब 12 + 2 + 2 16 सदस्य हैं, एमएलएज हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल में भाग नहीं लिया। वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं बने हैं,
लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हम बाहर से, उन्होंने कहा हम सड़क से इस सरकार का सीधा समर्थन करेंगे। और मैं इसलिए हरदम एक चीज़ माननी चाहिए कि लोग कम्युनिस्ट पार्टी के या कम्युनिस्ट पार्टी के उस थिंक टैंक को कुछ कहें कि अब ये ख़त्म हो गई, ये बंद हो गई, लेकिन जब कोई प्रिंसिपल्ड स्टैंड की बात आती है तो कम्युनिस्ट पार्टी से ही आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो 16 लोग होने के बाद भी वो सरकार में पार्टिसिपेट नहीं करने का निर्णय ले रहे हैं और सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। जो सरकार में मेरी नज़र में एक दो चीज़ें हुई हैं, जैसे एक तेज प्रताप जी जो बड़े भाई हैं तेजस्वी जी के, वो भी मंत्री बन गए हैं, उनको कुछ पोर्टफोलियो भी मिल गया है। अब वो देखने वाली बात ये होगी कि वो कितने मैच्योरली बिहेव करते हैं और इस गठबंधन में उनकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको एक और चीज़ याद हो कि गृह मंत्रालय को लेके, होम डिपार्टमेंट को लेके, होम मिनिस्ट्री को लेके कितना हल्ला था कि तेजस्वी उसके बिना मानेंगे नहीं, तेजस्वी नहीं, क्या बिना बात के उसको बना रहे थे। वो चीफ मिनिस्टर के पास ही है, जैसा पहले भी था, वो नीतीश जी के पास है। होम डायरेक्ट लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक वो बड़ा पक्ष वो भी रहता है बिहार में, वो उन्हीं के पास है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि अभी तक कम से कम तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी ने जो भी काम किए हैं वो परिपक्व किए हैं। वो जैसे दिल्ली गए लालू जी से मिलने, अपने मंत्रिमंडल को फाइनल करने, तो उन्होंने सोनिया जी के यहाँ भी मुलाकात की। नीतीश जी ने भी अपने कांग्रेस से अपने संपर्क खुले रखे हैं, इत्यादि इत्यादि। एक और खबर ये आ रही है कि एलजेपी का एक धड़ा, जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है, जिसमें चाचा भतीजे में खूब मतलब जो आजमाइश हो रही है, दोनों एनडीए का पार्ट हैं, उसका एक धड़ा ऐसा माना जा रहा है कि देर सबेर वो टूट के इस जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसमें आ जाएगा। अब जरा हम लोग कर लें महाराष्ट्र की सवाल की बातचीत। एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने करीब 30 जून या पहले मतलब लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में उन्होंने शपथ ली थी। 9 अगस्त को अभी उन्होंने, ये दो लोगों ने पहले शपथ ली और 1.5 महीने तक ऐसी ही सरकार चलाते रहे बिना कैबिनेट के। अब उन्होंने 18 मंत्री इंडक्ट किए हैं। उस 18 मंत्री में 9 दोनों तरफ के हैं, 9 बीजेपी के, 9 शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी वाली शिवसेना के। विभाग का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया है, अभी कल हुआ है, और उसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उससे कुछ चीज़ें बहुत स्पष्ट हो रही हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब को होम, फाइनेंस और प्लानिंग की जिम्मेदारी ली है, जबकि शिंदे साहब ने अर्बन डेवलपमेंट, जो उनका पुराना विभाग था, उसी को अपने पास रखा है। देखिए होम, खास करके होम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फाइनेंस और प्लानिंग से ज़्यादा होम को अहमियत दे रहा हूँ। और जनरली ये उस व्यक्ति के पास होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है पूरा। केंद्र में होम मिनिस्टर हरदम प्रधानमंत्री से अलग रहा है ज़्यादातर समय, और इस समय वो विभाग अमित शाह साहब के पास है, जो एक तरह से नंबर 2 की तरह है वहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे वो देवेंद्र फडणवीस साहब जो हालांकि हैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो उन्होंने अपने पास रखा है। तो एक तो ये है। दूसरा, ये जो अभी मंत्रिमंडल बना उसमें कुछ चौंकाने वाली बात भी आई है। एक तो संजय राठौर जी की ज्वाइनिंग। संजय राठौर जी, अगर आपको याद हो, ये शिवसेना के विधायक थे, और पूजा जैन का जो एक आत्महत्या हुई थी इस लड़की की, उसमें इनका नाम आया था, कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर इनसे फरवरी 2021 में उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा ले लिया था, उनको फिर से मंत्री बनाया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन संजय राठौर जी के विरोध में उस समय के जो देवेंद्र फडणवीस साहब और ये सारे लोग, किरीट सोमैया और चित्रा वाघ, ये सब लोग इनके पीछे लगे थे कि इनका इस्तीफा दो, ये वो हैं, इन्होंने कंट्रोल। अब वही देवेंद्र फडणवीस ने संजय राठौर जी को अपने साथ वापस लाए हैं। लेकिन जो वो बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट वहाँ की महाराष्ट्र की हैं, चित्रा वाघ, वो कह रही नहीं, मैं अभी भी इस पर लड़ती रहूँगी, ये कैसे इस आदमी को लेके आए हैं, वो उन्होंने उस पर बहुत से प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि शिंदे साहब इस एक्सपेंशन से पहले सह्याद्री गेस्ट हाउस, जहाँ पे सारे एमएलएज लोगों को बुलाए थे, वहाँ गए थे, उनको समझाया था कि भाई सब लोग मंत्री नहीं बन सकते हो, और अभी को कुछ रख रहे हैं, कुछ को हम बात के सितंबर में एक एक्सपेंशन करेंगे तब रखेंगे। वो कैरेट जो है उसको अभी भी उन्होंने ख़त्म नहीं किया है। एक जो इनका मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुआ महाराष्ट्र का, उसमें एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि कोई महिला नहीं है। इन 20 लोगों में 0 महिला का रिप्रेजेंटेशन है। और ख़ास करके जब नारी सत्ता की बात और नारी उसके उत्थान की बात और नारी की बात, लाल किले से अभी कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बीजेपी बार बार ये नारी शक्ति की बात करती है, लेकिन जब पावर शेयर करने की बात आती है तो उस 20 जो मंत्री हैं उस पर इनको कोई नारी महाराष्ट्र में नहीं मिली है। क्योंकि देखिए एक चीज़ वहाँ दिक्कत आने वाली ये है कि शिवसेना के जो बाकी विधायक हैं सब तो बन नहीं पाएंगे।
तो जो बाकी हैं वो कितने दिन और कैसे क्या करेंगे, क्योंकि बाकी एमएलए का क्या होगा। और ऐसा लगता है कि इसी सबको देख के कि कितने दिन सरकार चलेगी, ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा हो रहा है। क्योंकि एक चीज और सोच लीजिए, एक सिनेरियो, शिवसेना की सरकार थी, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे। अगर आज की तारीख में मान लीजिए उद्धव ठाकरे जी ये कहते हैं कि नहीं शिंदे जी आप वापस आ जाइए, आप ही चीफ मिनिस्टर बन जाइए, तो फिर से वो एमवीए में आ सकते हैं, क्या दिक्कत है उनको जाने में। तब फिर क्या हो सकता है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ये चुनाव चिन्ह और नाम उद्धव ठाकरे जी के पास रह जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि उनका जो चार्टर है वो इस तरह का है कि वहां पे जो हेड ऑफ शिवसेना होता है उसी के पास सारी ताकत है, तो क्या होगा, चुनाव में कैसे लड़ेंगे। और अगर एक बार शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह छिन जाता है तो बाकी किसी भी शिवसेना के जो एमएलए एमपीज हैं उनके लिए थोड़ा चुनाव मुश्किल हो जाएगा। और एक फैक्टर और भी है जो कोई कहने ना, बिहार इफेक्ट जो है, बिहार में जो नीतीश कुमार ने किया उससे कहीं ना कहीं जो एक उत्साह और अति उत्साह था उस पर पानी तो पड़ा ही है। अब जरा बात कर लें हम लोग कि कौन ज्यादा भरोसेमंद, मोदी जी या तेजस्वी। बात हम केवल चुनावी वादों की कर रहे हैं, जो चुनाव के समय वादे किए जाते हैं। हमारे मोदी जी ने वादा किया और इधर तेजस्वी जी ने बिहार विधानसभा इलेक्शंस के समय किया था। मोदी जी ने 2019 में क्या, 14 का वादा तो भूल ही जाइए। 14 का वादा तो उन्होंने कहा था इकॉनमी करेंगे, 15-15 लाख रुपए सबके घर में आएगा। नोटबंदी के समय कहा था कि अगर ऐसा ऐसा ना हो तो मेरे साथ क्या क्या करिएगा, वो सब भूल जाइए। अभी की बात कर रहा हूँ 2019 में जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ बीजेपी का, तो मोदी जी, अमित शाह, इन सब लोगों ने रिलीज किया था और उसमें 75 चुनावी वादे की बात हुई थी। मैं उसमें से 2-3 जो मुझे याद है मैं जल्दी से बता दूं। एक तो कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। दुगनी के बजाय किसानों की जो बदहाली है वो किसी से छुपे नहीं है। ये भी कहा गया था कि जो एक्सपोर्ट है वो डबल कर दिए जाएंगे। कहाँ एक्सपोर्ट पहुंचा है ये देखने वाली बात है। क्लीन गंगा बाई 2022, ये कहा गया था कि गंगा की पूरी तरह से सफाई 2022 में हो जाएगी। मतलब इस पे साइलेंट है सरकार। नौकरी और रोजगार पे बात है कि इतने इतने रोजगार, 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देने की बात थी, साइलेंट, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि पिन ड्रॉप साइलेंस है फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट। इसी के सामने तेजस्वी यादव ने जब 2020 का अपना कैंपेन शुरू किया विधानसभा का, तो उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। सरकार बनी नहीं तो इसलिए उनसे तो कोई वादा पूछेगा नहीं। लेकिन अब 2-2.5 साल बाद अब सरकार बन गई है और अब तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो लोग तो ये पूछेंगे ही। क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी जी तो अपने पुराने वादों पे चुप रह के उनको वो कला आती है कि उसको इग्नोर कर दो, नए नए बातें कर लो, नई बातें, नए प्रण, नए भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इधर उधर की बातें करो, मेन मुद्दे से भटका दो। अब वो एक नया चीज मोदी जी ने शुरू किया। वो कह रहे हैं कि नहीं 224 नहीं, अब 2047 होगा, 100 साल आज़ादी के पूरे होंगे, तब उसका एक रोड मैप दे रहे हैं। खैर, वो जैसे उन्होंने लाल किले से कहा, लग रहा था कोई इलेक्शन स्पीच है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश जी ने कल जब बात कही स्वतंत्रता दिवस पे, उसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव का जो वादा 10 लाख सरकारी नौकरी देने का था उस पर उन्होंने मुहर लगाई। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 10 लाख नौकरी नहीं देंगे, सरकारी नौकरी, हम इसके अलावा 10 लाख नौकरी के अवसर भी जुटाएंगे। मतलब 10 लाख सरकारी नौकरी, फिर 10 लाख और नौकरियों के अवसर हम करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, बिहार बहुत सेंसिटिव है इन सब मामलों में। गुर्बत है, गरीबी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई अच्छी है, समझते हैं लोग। अग्निवीर आंदोलन कहाँ हुआ था, सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा था बिहार में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 10 लाख जो रोजगार की बात तेजस्वी जी और अब नीतीश कुमार जी ने कही है, अगर इन्होंने 2024 से पहले इस पे चलना भी शुरू कर दिया और रोजगार कुछ भी देना शुरू कर दिया, तो ये गेम चेंजर हो सकता है 2024 के इलेक्शन के लिए। क्योंकि नीतीश जी का एक फैक्टर तो है पूरे उसमें, वो हवाई बातें नहीं करते हैं। मतलब अभी तक उन्होंने लंबे लंबे जो जिसको कहते हैं ना फेंकने वाला काम नहीं करते हैं। वो उन्होंने जब कहा कि हम शराबबंदी करेंगे तो उन्होंने करके दिखाया अभी। दूसरा ये कि कोलिएशन को बेटर मैनेज करना जानते हैं। कोलिएशन कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ये दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे ही अभी नीतीश जी ने कहा, अब जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो टूट पड़ी है नीतीश जी और तेजस्वी यादव के ऊपर कि ये बताओ कैसे होगी 10 लाख नौकरी, कहाँ से लाओगे, पैसा कहाँ से लाओगे। ये अरे भाई, जब मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात की थी तो किसी ने पूछा तो, हालांकि तेजस्वी यादव ने 2020 इलेक्शन में उस 10 लाख नौकरी कैसे देंगे उसका पूरा खाका बताया है।
आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी जो बहुत परेशान है कि ये कहाँ से लाएंगे और कहाँ से पैसा लाएंगे, उसने कभी 2014 से आज तक मोदी जी से पूछा है कि आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी पर वर्ष प्रतिवर्ष देने का, वो क्या रोड मैप था, उसका पैसा कहाँ से लाएंगे, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि अगर उसका आप पॉलिटिकल जवाब कोई दे, मेरे हिसाब से जो अगर दूसरा नेता उनसे पूछा जाए कि आप पैसा कहाँ से आएंगे, तो जवाब ये होना चाहिए कि जैसे जहाँ से सेंट्रल विस्ता और हवाई जहाज़ का पैसा आया है वहीं से ले आएंगे। तो ये बात बेमानी है, लेकिन मेरे हिसाब से एक बड़ी चुनौती है नीतीश जी और तेजस्वी यादव के सामने। अगर वो इस चुनौती को ठीक ठाक ढंग से करके सरकार के सामने नौकरी, जो बेरोज़गार हैं उनको सरकारी नौकरी देने का सिलसिला शुरू कर देते हैं, तब एक बड़ी समस्या बीजेपी और मोदी जी को आएगी, क्योंकि तब लोग उनसे ज़रूर पूछेंगे कि आपके वादे कब पूरे होंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।